हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 12 जो हमारा है फिजिक्स को पढ़ाइए, क्लास 12 फिजिक्स को पढ़ाइए क्योंकि हमें फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, समझ नहीं आता है। तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स ऐसा पढ़ाएंगे ना कि बिल्कुल ट्रिक के साथ जिंदगी भर याद रखोगे और आप लोगों को पूरा आप चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर जो पहला वाला है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारा इसी क्लास में पढ़ा देंगे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो बिल्कुल रापचिक स्टाइल में समझाएंगे, बिल्कुल दिमाग में ठोक देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, वन शॉर्ट क्लास है, वन शॉर्ट क्लास। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में जो पूरा आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 100% मैं आप लोगों का करा दूंगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल की क्लास में आप लोगों को दूसरे क्लास में लाऊंगा तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 100% बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर है, तो आई रिक्वेस्ट हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना और आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत आवेश टॉपिक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। जो पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश है, तो चलो हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है वो क्या होता है। आवेश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वैद्युत आवेश का नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पहला ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने भैया जो क्लासरूम में आप लोगों ने एक बात जरूर किया होगा कि पेन को भैया ऐसा रगड़ के बाल में आप लोगों ने कागज को जरूर ऐसे ऐसे उठाया होगा, वहां भी आवेश है, आकर्षित करता है भैया, तो वहां आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं थोड़ा सा डिफिनीशन, बहुत आसान मैंने आप लोगों के लिए डिफिनीशन लिया है। देखो, याद रखना कि जो धारा होता है, धारा, ठीक है, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा समय, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडो, वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। याद रखना कि जो धारा होता है और समय का अगर हम लोग गुणा कर दें तो वो वैद्युत आवेश हो जाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहते हैं और वैद्युत आवेश को भैया क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भैया वैद्युत आवेश क्या है, तो आप बता देना कि जो धारा है तथा समय का गुणनफल जो होगा वो वैद्युत आवेश कहलाएगा। और अगर दूसरी भाषा में समझाए ना तो आप कह देना कि किसी पदार्थ का वह गुण जो वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वो वैद्युत आवेश कहलाता है। बस, बहुत आसान सा डिफिनीशन है भैया। ठीक है, अब इसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, मैंने क्या कहा कि जो आवेश होता है, आवेश वो किसके बराबर होता है, धारा अर्थात I इंटू टी के, अर्थात समय, मतलब धारा और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, धारा और समय का गुणनफल होता है। तो भैया मैंने यहां वही लिख रखा है जो क्यू है ना, क्यू का मतलब होता है आवेश, वो बराबर होता है धारा इंटू समय का गुणनफल। अगर हम धारा और समय का गुणा कर दें तो हमें आवेश मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां लिखा है Q बराबर I इंटू टी, और हम लोग इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये वाला फॉर्मूला, लास्ट में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला मिलेगा बच्चों कि जो Q होता है वो बराबर होता है I इंटू टी। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर I इंटू टी होता है। और इस पर भैया छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो आई रिक्वेस्ट हूं कि तैयार कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जो धारा होता है वो बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। लेकिन एक फार्मूला और तैयार कर लेना क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि Q बराबर Ne। ठीक है, आप लोगों ने निकाला होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो यही वाला फार्मूला लगता है। तो ये भी फार्मूला आपको तैयार कर लेना, ये भी यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। तो Q बराबर जो होता है Ne होता है। दो फार्मूला तैयार कर लेना है, एक तो भैया Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, और दूसरा आप लोगों को तैयार कर लेना है Q बराबर Ne। ठीक है,
बस यही दो फार्मूला आप तैयार कर लो और आपका भैया आवेश में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आवेश समझ में आ गया कि धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं और वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर धारा इंटू समय, Q बराबर I इंटू टी। अब हम लोग आते हैं भैया थोड़ा सा समझते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, यानी कि मात्रक होता है वो क्या होता है। मात्रक कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं मात्रक कैसे निकालोगे। देखो जो हमारा I है, आई, देखो ध्यान से, मात्रक अगर आपको नहीं निकालना आता ना तो ध्यान रखना Q बराबर I इंटू टी होता है। तो I का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जो हमारा धारा है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और ये जो हमारा T है, T अर्थात समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर और सेकंड इसका मात्रक हो गया। और क्या इसमें क्या है, हार्ड। ठीक है, अगर फार्मूला पता है तो उसका मात्रक जो आपका फार्मूला रहेगा वही उसका जो आपका मात्रक हो जाए। देखो जो हमारा इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और सेकंड, एम्पियर और सेकंड। या फिर आप भैया बहुत ज्यादा सुने होंगे कूलाम, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कूलाम सुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस जो भी आए, कभी कभी बच्चे केवल कूलाम याद कर लेते हैं और ऑप्शन में आ जाता है एम्पियर और सेकंड। तो दोनों याद रखना कि एम्पियर और सेकंड या कूलाम। ठीक है, अब बीमा पे अगर बात की जाए तो बीमा भैया जो हमारा एम्पियर को ए, आगे क्या है ए, और समय को टी लिख सकते हैं, ए और टी। मतलब ए जो है हमारा धारा का है और बीमा, और यहाँ जो समय का टी है, तो ए और टी क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं आवेश के प्रकार। क्या समझते हैं, आवेश के प्रकार। हमेशा याद रखना कि आवेश जो होता है वो केवल दो प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश जो होता है केवल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो हमारा होता है बच्चा धनायन यानी का धन आवेश, और एक ऋण आवेश। देखो दो ही आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन का मतलब जिसपे प्लस चार्ज होता है, ऋण का मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे भैया जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप बताना दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश पे भैया धन चार्ज होता है, ऋण आवेश पे ऋण चार्ज होता है। अब एक बात और थोड़ा सा तैयार कर लेना। ठीक है, अगर दो आवेश हैं, अगर भैया मान लो, ध्यान से समझो, इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या जो प्लस और प्लस चार्ज एक साथ हो जाएं तो क्या होगा, अगर भैया सामान्य चार्ज है, याद रखना अगर एक जैसा अर्थात सामान्य है। ठीक है, सामान्य जो आवेश है, सामान्य चार्ज है, तो याद रखना कि प्लस और प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। एंड अगला आ जाओ, अगर हम लोग भैया प्लस और माइनस चार्ज ले लें तो अब ये भैया क्या हो गया, ये अलग अलग चार्ज हो गया। मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, जीवन साथी बनेंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया आकर्षण। ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। लेकिन अभी आप पढ़ाई करो, आप मत आकर्षित होना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 95% लाना है। एंड अगर भैया मान लो कि हमारा माइनस माइनस चार्ज हो जाए तो क्या होगा, तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये समान चार्ज नहीं है, समान चार्ज है, सॉरी समान चार्ज है, तो इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। तो याद रखना कि अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षित करेगा, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस प्लस होगा तो आकर्षित करेगा। इतना ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आवेश के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया डिटेल में। आवेश के प्रकार, आवेश का मात्रक, आवेश का बीमा, आवेश के प्रकार, सब कुछ। ठीक है, दो फॉर्मूला भी और ये मैंने आप लोगों को प्रकार भी समझा दिया। अब आगे आओ, एक हमारा आता है भैया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी को पता है? आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखो आवेश, एक बात याद रखना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अब लाइट जो आती जाती है ना, उसमें भी आवेश होता है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसको उत्पन्न नहीं किया गया, बनाया नहीं गया है।
ठीक है। बस आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है बच्चों कि छोटा सा टॉपिक है कि भैया आवेश संरक्षण का नियम, भैया वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसे क्या किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम जो है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और 4 नंबर अपना पक्का कर लो, ठीक है। 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है, जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रण के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो आपके डेरिवेशन है उसके लिए पूरे बुक का मैं आपको 2 क्लास लाऊंगा, पार्ट 1 का एक और पार्ट 2 का दूसरा। 2 क्लास में पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, डेरिवेशन जितने भी हैं वो मैं आपको 2 वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। बस देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, सभी बच्चों को पता होगा कूलाम का नियम क्या होता है, क्योंकि आप छोटे रहे होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम यही कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2, ये क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो दोनों मात्रा है अर्थात हम इनका अगर गुणा करें तो इसके जो बल है ना वो अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनके बीच की जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनके बीच की दूरी कितना है, r है, ठीक है। इनके बीच की दूरी r है, बस इतना है कूलाम का नियम। याद रखना कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे इनका जो फॉर्मूला है वो समझते हैं। देखो यहां क्या कह रहा है कि जो हमारा F है ना, F वो अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2 के, ठीक है। ये इतना बात ध्यान रखना कि भैया जो ये वाला हमें कहता है कि भैया जो बल है ना वो दोनों आवेश यानी कि Q1 तथा Q2 के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यही तो कह रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। तो इधर मैंने यही लिखा है, देखो हम लोग पूरा इधर समझेंगे। तो इसको आप क्या करोगे, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दोगे, ठीक है। एंड दूसरा भैया क्या कह रहा है, दूसरा देखो, दूसरा हमें कह रहा है कि जो F है ना यानी कि बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² की। r² का मतलब होता है उसके बीच की दूरी का वर्ग। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है बच्चों ये, ठीक है, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहां मैंने वही किया है कि इनके बीच की वर्ग की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, और ये हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब हम भैया इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में, अब इसको क्या करोगे, एक साथ ले लो, ठीक है। एक साथ तो लेना ही पड़ेगा। देखो एक साथ हम लोग ले लेते हैं कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती है, देखो Q1 इंटू Q2 बटे में r² के, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखना, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। ये अभी तो हमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाना भी पड़ेगा, तो यहां जब चिन्ह को हटाओगे ना, चिन्ह को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां जब हम लोग चिन्ह को हटाएंगे तो F जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, यहां K आ जाएगा, K Q1 इंटू Q2, यहां K जो है K आप लोग बाहर कर लो r², ठीक है। हमें ये वाला फार्मूला मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है, कि K जो है मतलब F जो होगा वो बराबर होगा K Q1 इंटू Q2 बटे में r², ठीक है। अब इधर हम लोग समझते हैं बच्चों, इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये प्यारे स्टूडेंट K है ना वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है,
क्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, और के जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां हम भैया डायरेक्टली के एफ बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। यही तो है भैया हमारा फॉर्मूला। बताओ, सभी बच्चों को पता चल गया ना? यही है फॉर्मूला, देख लो, यही है हमारा भैया जो कूलाम के नियम का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बात और है, यहां हमारे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जो हमारा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मतलब हमारा मान होता है वो कितना होता है? तो यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद रखना, यही होता है भैया इसकी वैल्यू। ठीक है, यही होता है बच्चों इसकी वैल्यू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही इतना कूलाम का नियम कहता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, यही इसका फॉर्मूला भी है। तो बस कूलाम का नियम यही है भैया, देख लो, पहले आप कूलाम का नियम नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को बताया है पूरा फॉर्मूला वो नोट कर लो। इसमें कुछ है नहीं, पहला मैंने आप लोगों को बताया कि एफ जो है वो अनक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के। फिर दूसरा जो एफ जो है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर मैंने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लिया, फिर मैंने यहां से एक फॉर्मूला बनाया और के जो है वो बराबर होता है अनक्रमांती नियतांक, और के जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, फिर ये फार्मूला मिल गया मतलब बल का, और यहां से हमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आप लोग नोट कर लो। बस समझ में आ गया ना भैया कूलाम का नियम? आगे आ जाओ। देखो, अब हम लोग समझते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से समझो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोग भैया बढ़िया से तैयार कर लेना। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र जैसे होता है, हाँ, तो किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा है भैया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो ये लगने वाला F है अर्थात बल है, तथा परीक्षण आवेश जो ये परीक्षण आवेश है क्यों के मान की निष्पत्ति को, क्योंकि ये बटे में है तो मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे भैया ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ई जो होता है वो बराबर होता है एफ बटे में क्यू नॉट। इसका फॉर्मूला याद रखना कि ई जो होता है वो बराबर होता है एफ बटे में क्यू नॉट के। बस ये वाला फार्मूला तैयार कर लेना, E बराबर एफ बटे में क्यू नॉट। ठीक है, अब मात्रक तो सभी को पता होगा, मात्रक सभी स्टूडेंट को पता होगा। क्यों? क्योंकि भैया सभी को पता है कि जो F है ना, F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और यहां फिर हमारा न्यूटन, और फिर ये हमारा कूलाम हो जाएगा बटे में कूलाम। बस ठीक है, तो ये हमारा भैया मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और बीमा जो होगा वो mLT की -3A की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीमा और मात्रक भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक।
अब अगला हमारा टॉपिक आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब तैयार कर लो, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं तैयार कर लो। डेरिवेशन एक क्लास में पूरा पढ़ा देंगे, फिर आपका टेंशन सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भैया आप लोगों ने सुना होगा, ये टॉपिक जरूर आता है अति लघुत्तरीय में, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले समझते हैं। देखो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, क्या है, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात पी कहते हैं, ठीक है। याद रखना कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, चाहे ये क्यू माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, मतलब एक आवेश हो या दोनों आवेश के बीच की जो अल्प दूरी है, ठीक है, के गुणनफल को मतलब क्या कहते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात पी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी है जो 2l है, क्या है, 2l है। ये जो बीच की दूरी है याद रखना कि जो क्या है 2l है, ठीक है, 2l, ठीक है, बस ये याद रखना। अब देखो सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे स्टूडेंट की जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है वो Q इंटू 2l के होता है, Q इंटू 2l के होता है। जो हमारा Q है ना आवेश और इनके बीच की दूरी 2l, ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना तैयार कर लेना, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अगर ये तैयार है तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2ql, 2ql हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर जो होगा वो 2ql हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो P बराबर 2ql, मात्रक तो सभी को पता होगा भैया कि जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम होता है, और इसका जो लंबाई है ना, l मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई का मात्रक बीमा हो जो मीटर होता है, तो कूलाम और मीटर, ठीक है। C और m, cm याद रखना भैया, cm जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो pm क्या होंगे भैया, pm नहीं है, cm तैयार करें ना, cm, c मतलब कूलाम, m मतलब मीटर। कूलाम और मीटर क्या होता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, आपका मात्रक होता है। और बीमा क्या हो जाए, LTA, LTA याद रखना, जो LTA है भैया वो हो जाएगा इसका बीमा, ठीक है। बस इतना सा तैयार कर लेना भैया, जो कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ना है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भैया फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बस इतना ही है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स। देखो ये टॉपिक भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो आप लोग भैया वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। देखो जो हमारे जितने भी डेरिवेशन है, ठीक है, जितने भी डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो वो भी आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूं बस इतना ही टॉपिक आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए टॉपिक पढ़ लो, डेरिवेशन करा देंगे, न्यूमेरिकल एक वीडियो में करा देंगे, फिर आपका सारा चैप्टर खत्म। क्या करना है, ठीक है। तो देखो जो हमारा क्या होता है भैया विद्युत फ्लक्स, किसी को पता है? अगर आप लोगों ने क्लास 10 में ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो ये सब भैया विद्युत फ्लक्स ही हैं, जा रहे हैं, देखो ये, ठीक है। देखो इधर समझो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये क्या है, ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। अब वो कहां रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। जो मतलब देखो ध्यान रखना कि जो वैद्युत, जैसे मतलब देखो जैसे एक विद्युत है, तो ये अगर मान लो विद्युत का क्षेत्र इतना हो, ठीक है, इतना हो, इतना हो, देखो इतना हो, ठीक है, तो इतना भैया विद्युत का क्षेत्र है, मान लो इतना गोला के अंदर विद्युत का क्षेत्र, तो इसके बीच में जब आप कोई चीज रखोगे तो वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। अब बहुत सारे जगह चुंबकीय क्षेत्र आते हैं, तो अगर वहां उसके चारों तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अलग होता है, ध्यान रखना। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस इतना तैयार कर लो कि भैया वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स पर उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक है।
बस इतना याद रखना। और ये भी याद रखना कि फाई से इसे प्रदर्शित करते हैं जो हमारा भैया क्या, जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, अब देखो यहां जो है थोड़ा सा ये भी समझो, स्केलर गुणन की जो अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, जो स्केलर गुणन है, ठीक है, कि अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखो यहां हम लोग समझते हैं भैया इसका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला फाई ई जो बराबर होता है, फाई ई जो होता है वो बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ध्यान रखना, ठीक है, फार्मूला भी तैयार कर लो। जो फाई ई होता है वो बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन जो हमारा डी ई इंटू डी है। ठीक है, अब देखो मात्रक तो सभी को पता है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मतलब इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलाम जो है -1 है, या फिर आप लोग बस इतना। अब बीमा देखो mLT की पावर -3 a की पावर -1। भैया ये तो बीमा तो सभी को निकालना, अगर मात्रक पता है तो बीमा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि mLT की 3 पावर -3 और ये a की पावर -1। बस ये हो गया पूरा वैद्युत फ्लक्स। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आखिर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, उसका जो बीमा होता है, मात्रक होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है। अगर इस पर भैया क्वेश्चंस आए तो आप लोग जरूर करके आना, छोड़ कर मत आना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देख लो अभी, वरना बाद में कहो सर हमें नहीं समझ में आया, प्लीज दोबारा समझा दो। लेकिन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, बस इतना है। अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक का इंपॉर्टेंट है ना वो आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि अब आप लोगों का इसके बाद डेरिवेशन है। डेरिवेशन में बहुत सारे हैं भैया इस चैप्टर में। देखो अच्छी स्थिति भी है, निरक्षीय स्थिति भी है, और गॉस का परिमेय भी एक डेरिवेशन है। ठीक है, इसका जो गॉस का परिमेय है, ये चित्र आपको गॉस के परिमेय का जब डेरिवेशन करोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और गॉस का परिमेय का जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग टेंशन ना लो, बहुत सारी क्लास लाएंगे गॉस का परिमेय। और इनके कुछ भैया अनुप्रयोग भी हैं। क्या हैं? कुछ अनुप्रयोग भी हैं, जो डेरिवेशन है वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में समझा दूंगा। अनुप्रयोग भी हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि जितने डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। देखो अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना मैं आपको बताया इस चैप्टर में पढ़ लिया ना, तो यहां से आपके बहुत सारे नंबर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं भैया, जो गॉस का नियम है, गॉसेस लॉ समझने वाले हैं। गॉस का नियम देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। कहोगे सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, बहुत आसान लगा। किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है? किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, कोई ऐसा पृष्ठ हो जो कि बंद हो, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत एक फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स है ना, ये एक वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो है Q का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो भैया कहने का मतलब क्या है, जो वैद्युत फ्लक्स है अर्थात फाई ई जो है वो क्या होता है, वो जो होता है वो Q का 1/ε0 गुना होता है। बस यही कह रहा है बच्चा, यही कह रहा है। ये जो आप लोगों का गॉस का थ्योरम है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, एंड अगर हम एक साल लिखें तो क्यू जो होगा वो फाई ई जो होगा वो बराबर होगा Q/ε0। ये वाला आप लोगों को फार्मूला मिल जाएगा। बस इतना ही है भैया इसका सूत्र। अब जब आप लोग इसका डेरिवेशन करोगे, परिमेय करोगे, तो ये फिगर उसमें बनाना पड़ेगा, और ये फिगर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब जब आप लोग उसका डेरिवेशन करोगे ना, तो आप लोगों को एक नया फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एक नया फार्मूला मिलेगा। वो क्या मिलेगा? देखो फाई ई जो होता है, फाई ई वो बराबर होता है मेरे प्यारे लाडलो क्लोज इंटीग्रेशन जो है वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, और बराबर होता है ये जो आपका Q/ε0। बस यही भैया हो गया हमारा। जब आप लोग इसको डेरिवेट करोगे तो ये आप लोगों को फार्मूला मिलेगा, ध्यान रखना।
जब डेरिवेशन इसका कर लोगे, बस ये फार्मूला मिलेगा बस। तो मैं आप लोगों को जब डेरिवेशन कराऊंगा तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग यहां तक समझो, क्योंकि आप लोगों का इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। बस इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है भैया। इस चैप्टर में जितना मैंने आप लोगों को समझाया बस इतना ही पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर टॉपिक की बात करी जाए, बस इतना टॉपिक आपको पढ़ना है भैया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। ये मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। अब जितने भी डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र की, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का परिमेय का डेरिवेशन, गॉस के अनुप्रयोग और भी जितने भी हैं वो सारा मैं एक क्लास में समझा दूंगा। 2 से 3 घंटे में सारा आपको समझ में आ जाएगा। और भी जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के 2-3 घंटे में समझा दूंगा, फिर आपका भैया सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो ऐसे क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं, जल्दी बताना। पहली बार ऐसा पूरे यूट्यूब पे क्लास आया है कि मैंने आप लोगों को सारा टॉपिक समझा दिया, डेरिवेशन अलग वीडियो में समझा दूंगा। ऐसे अगर हम लोग देखें ना तो हर चैप्टर 30 से 40 मिनट में खत्म कर सकते हैं, और डेरिवेशन का एक क्लास बड़ा वाला देख के पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा दोस्त। ऐसे ही मैंने पढ़ा था क्लास 12th में, पहले सारे टॉपिक मैंने पूरे बुक के पढ़ लिए भैया, चैप्टर टू चैप्टर, फिर डेरिवेशन में लास्ट में कर लिया, फिर बहुत अच्छा नंबर आया था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसे पढ़ो और हर एक चीज आपका समझ में आ जाएगा। ये पूरा हमारा हो गया भैया, जो गॉस का परिमेय वगैरह सारा समझा दिया, ठीक है। तो ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पूरा आपका जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारा समाप्त हो गया। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करना, बहुत ज्यादा शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।